दोस्तों, आप अक्सर अपने घर से बाहर टहलने जाते होंगे। कभी भोजन करने के बाद छोटी सी शाम की सैर, तो कभी सुबह उठकर कई किलोमीटर की तेज चाल, ताकि आपके शरीर में चुस्ती एवं फुर्ती रहे। कभी किसी काम के कारण या दुकान आदि से सामान लेने की वजह से भी आपको अपने घर से दूर निकल आना पड़ता होगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आमतौर पर कुछ सोचते हुए ही चलते रहते होंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि चलते समय सोचने की बजाय आपका दिमाग खौफ से भरा हो। आसपास हुई जरा सी हलचल से आपका शरीर कांप जाए। भले ही आपको इस तरह की कल्पना करना भी बेकार लगता हो, लेकिन भारत में बाघों की बढ़ती संख्या ने आज अनेकों लोगों को ऐसा ही डर से भरा जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। एक और जहां हम गर्व से कहते हैं कि हमने हमारे राष्ट्रीय पशु के जीवन पर आए संकट से उसे बचा लिया है, वहीं दूसरी ओर समस्या ये है कि भले ही बाघ बढ़ रहे हों, लेकिन जंगल वो तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो लगातार सिकुड़ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम जंगली भूमि को खींचकर रबर के समान फैला सके। यही कारण है कि अब बाघ जंगल से बाहर निकलने लगे हैं। बाघों का जीवन बड़ा ही अनोखा है। ये सोलिटरी एनिमल्स हैं। इसका अर्थ है कि ये शेरों की भांति इकट्ठे नहीं, बल्कि हर हाल में अकेला ही रहना पसंद करते हैं। थोड़े समय के लिए नर मादा केवल मिलन हेतु एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, या वो शावक जो ठीक से शिकार करने के काबिल नहीं है अपना बचपन माँ के साथ गुजारते हुए देखे जा सकते हैं। वरना तो बाघों को एक दूसरे का साथ फूटी आंख नहीं सुहाता। यही वजह है कि जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से एक दूसरी समस्या खड़ी होती है। जो बाघ तगड़ा होता है वो अपने से कमजोर सभी बाघों को मार भगाता है और खुद के लिए बहुत बड़ा इलाका बना लेता है, और उस इलाके में वो रोजाना गश्त भी लगाता है ताकि उसे कोई दूसरा बाघ दिखाई दे तो उसे भी तुरंत अपने इलाके से भगा दे। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन कुछ बड़े नर बाघों के इलाके हजारों वर्ग किलोमीटर तक भी फैले हुए हो सकते हैं। अब समस्या ये है कि जब ये बड़े तगड़े बाघ इतने विशाल इलाके बना लेते हैं तो वहां रहने वाले थोड़े छोटे एवं कमजोर बाघों के पास खुद को जीवित रखने का एक ही तरीका बचता है, जो है जंगल से बाहर इंसानी बस्तियों की ओर पलायन कर जाना। ये खेतों आदि में रहना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसानों के लिए बड़ा खतरा शुरू हो जाता है। भारत के कई इलाके आज इस खतरे को झेल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पीलीभीत इस समस्या का सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक शहर और जिला है, जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तराखंड राज्य से भी सटी हुई है। पीलीभीत को प्रकृति का विशेष उपहार है। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के सबसे उपजाऊ और सबसे अधिक बारिश वाले जिलों में से एक माना जाता है। यहाँ धान एवं ईंख के खेत सोना उगलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे भारत भर के सबसे शुद्ध जमीनी जल भंडारों वाले इलाके में भी गिना जाता है। पीलीभीत में हैंडपंप का पानी भी आपके बोतल वाले बिस्लेरी के पानी से 20 गुना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन प्रकृति के ऐसे उपहारों के मध्य में रहने वाले मेहनती और जमीन से जुड़े पीलीभीत के निवासियों के लिए बाघों की बढ़ती संख्या विकराल रूप ले रही है। जैसे ही इस धरती पर सूरज ढलने लगता है, आसमान की लालिमा सुकून नहीं बल्कि एक अनजाना डर लेकर आती है। शाम का वक्त पीलीभीत के लोगों हेतु आराम का नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की जद्दोजहद का होता है। हवाएं जब गन्ने के उन विशाल खेतों से गुजरती है तो उनका शोर किसी डरावनी सरसराहट जैसा महसूस होता है। इन हरे भरे खेतों के समुद्र में जहां तक नजर जाए सिर्फ हरियाली ही दिखती है, लेकिन कब इन खेतों में से दो पीली आंखें आपकी ओर झांकने लगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पीलीभीत के खेतों में बाघ दिखाई दे जाना कोई अनोखी घटना नहीं है, और यहाँ के लोगों के साहस और निडरता का भी कोई मुकाबला नहीं है। जिस बाघ को देखकर किसी सामान्य व्यक्ति की पतलून गीली हो जाए, उसे देखकर पीलीभीत के निवासी बड़े ही शांत और स्थिर रहते हैं। लेकिन पिछले साल यानी 2025 में पीलीभीत की इस पावन भूमि पर एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसने सदियों पुराने इंसान और बाघ के शांतिपूर्ण समझौते को तार तार कर दिया। जहां पहले बाघों के हमले कभी कभार होने वाली एक दुर्घटना मानी जाती थी, वहीं वर्ष 2025 में ये एक सिलसिला बन चुका था। बाघिन ने खेतों को अपना शिकारगाह बना लिया और लोगों को अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया। दहशत का वो पहला पन्ना तब लिखा गया जब एक रोज कोहरे की चादर में लिपटी हुई सुबह के मध्य में एक किसान रोज की तरह अपने खेतों में काम करने को निकला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि गन्ने के खेत की ओंठ में मौत उसका इंतजार कर रही है। बाघ आमतौर पर दहाड़कर चेतावनी देते हैं, लेकिन इस बार सन्नाटा ही सबसे बड़ा हथियार था। बिना किसी आहट के एक मादा बाघ यानी बाघिन ने खेत में गए उस किसान पर हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद
गर्दन की हड्डी टूटने की मध्यम सी आवाज़ हुई और फिर एक जिस्म के घसीटे जाने के निशान पीछे छूट गए। खेत की मिट्टी पर खून की एक ऐसी लकीर खिंच गई जिसने पूरे गांव का चैन छीन लिया। जब ग्रामीण उस किसान की तलाश में निकले तो उन्होंने वो मंजर देखा जो आज भी उनकी आंखों के सामने से नहीं हटता। बागिन ने अपने शिकार को खाकर छोड़ा नहीं था, बल्कि वो लाश के पास ही पहरा दे रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, अपितु एक चुनौती थी। ग्रामीणों ने शोर मचाकर और हथियारों के बल पर किसी तरह से बागिन को भगाया, लेकिन उस बागिन के जहन में यह बात बैठ चुकी थी कि इंसान एक कमज़ोर और आसान शिकार है। उस दिन के बाद पीलीभीत का भूगोल खून से लिखा जाने वाला था। दोस्तों, अभी पहली मौत का मातम खत्म नहीं हुआ था कि महज 48 घंटों के भीतर ही दूसरा हमला हो गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब माना जाता है कि बाघ आराम करते हैं, खूनी बागिन ने एक महिला पर हमला कर दिया। वो महिला अपने पशुओं के लिए चारा काट रही थी, तभी बिजली की फुर्ती से बागिन उस पर टूट पड़ी। पास ही खड़े ग्रामीण उस नज़ारे को देखकर जड़ हो गए। बागिन ने महिला को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा और उसे गन्ने के भूल भुलैया जैसे खेतों में घसीट ले गई। अब इलाके में चर्चा आम हो गई थी कि एक आदमखोर गन्ने के खेतों को कब्जाए बैठा है। इन हमलों के कारण ऐसी भी अफवाहें उड़ी कि यह बागिन 20वीं सदी की उसी चंपावत रानी का पुनर्जन्म है जिसने 400 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। धार्मिक मान्यताओं और खौफ के बीच वन विभाग की टीमें चारों ओर तैनात होने लगी। ड्रोन और कैमरे तैयार किए गए। गन्ने के खेतों के ऊपर से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे ताकि उस खूनी बागिन को आसमान से देखा जा सके। लेकिन बागिन वन विभाग की हर चाल से एक कदम आगे थी। वो जानती थी कि उसे कब हमला करना है और कब घने इलाके में गायब हो जाना है। इस बागिन के शुरुआती हमले पीलीभीत के नाजिरगंज इलाके में हुए थे और इन हमलों के कारण इस पूरे क्षेत्र के स्कूलों को बंद कर दिया गया और वहां कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया। लेकिन बागिन का तीसरा हमला और भी ज़्यादा दुस्साहसी था। उसने अपनी लोकेशन बदल दी। वो अब नाजिरगंज से खजूरिया क्षेत्र में जा पहुंची थी, जहां एक बुजुर्ग को उसने अपना निशाना बनाया। बेचारा बुजुर्ग अपने पशुओं को चरा रहा था और पास ही में उसका छोटा पोता भी खेल रहा था। किसी मासूम बच्चे के लिए अपने दादाजी के ऊपर एक खूंखार हमले का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखना कितना खौफनाक रहा होगा, हम तो शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बागिन अब केवल अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो एक सीरियल किलर बन चुकी थी। वन विभाग ने जब हमलों के इलाके में ट्रैप कैमरे लगाए तो फुटेज देखकर विशेषज्ञों को काफ़ी जानकारी मिली। सभी हमले एक ही जानवर द्वारा किए गए थे और वो पूरी तरह से स्वस्थ एवं यौवन के चरम पर पहुंच चुकी एक बागिन थी। ये एक अजीब मामला था, क्योंकि आमतौर पर इंसानों को वही बाघ अपना शिकार बनाते हैं जो बाघ किसी बीमारी या कमजोरी के चलते अपना प्राकृतिक शिकार नहीं कर पाते। जाहिर है इन हमलों का एक ही कारण था, सीमित जंगल और बाघों की तेजी से बढ़ती आबादी। जंगल से बाहर घूमते बाघों का इंसानों से लगातार सामना होता रहता है, जिस वजह से ऐसे बाघों को इंसान अजीब नहीं लगते और वो इंसानों के शिकार की ओर बढ़ सकते हैं। उस कातिल बागिन की फुर्ती और चालाकी ऐसी थी कि वो वन रक्षकों की पेट्रोलिंग के समय और उनके रास्तों को भी पहचान चुकी थी। वो जानती थी कि कब इंसान निहत्था होता है और कब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। दहशत का ये दौर यहीं नहीं थमा। चौथे हमले ने साबित कर दिया कि वो बागिन अब और भी ज़्यादा निडर हो चुकी थी। ये हमला गजरोला इलाके में हुआ, जब एक युवक जो शाम के वक्त नदी किनारे गया था लापता हो गया और बाद में उस युवक का आधा खाया हुआ शव नदी किनारे पड़ा हुआ मिला। इसके ठीक 2 दिन बाद एक साइकिल सवार को बीच सड़क पर सरेआम बागिन ने खींच लिया। विशेष बात यह थी कि वो सड़क काफ़ी व्यस्त थी, वहाँ से कई वाहन गुजरते रहते थे। बावजूद इसके खौफनाक बागिन ने अचानक झपटकर हमला कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक बागिन ने साइकिल सवार पर तब झपट्टा मारा जब वो अपनी पूरी रफ्तार में था। ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था। अब बागिन के लिए कोई भी इलाका या कोई भी समय वर्जित नहीं रहा था। अब सरकार और प्रशासन पर दबाव इतना बढ़ गया था कि उस आदमखोर को पकड़ना या मारना ही एकमात्र विकल्प बचा था। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने सैकड़ों जवानों, हाथियों और अत्याधुनिक ड्रोन की एक विशाल फौज तैयार की। हाथियों की मदद से गन्ने के उन ऊंचे खेतों की खाक छानी गई जहां इंसानों का जाना मौत को दावत देने जैसा हो गया था। कई दिनों तक चले इस चूहे बिल्ली के खेल में आखिरकार एक शाम बागिन को घेर लिया गया।
वो घने गन्ने के खेत में छुपी हुई थी। हवा में तनाव इतना ज़्यादा था कि हाथी भी घबराए हुए लग रहे थे। उन हाथियों को खेत के चारों ओर तैनात कर दिया गया ताकि उनकी मौजूदगी पाकर बाघिन खेत से बाहर निकलने की बजाय और भीतर की तरफ चली जाए। अब कुछ अनुभवी शार्प शूटर अपनी बंदूकें लेकर खेत में दाखिल हुए। ये बड़े ही सम्मान की बात है कि भारत में आखिरी समय तक बाघ को बचाने के बारे में ही सोचा जाता है। कम से कम 5 इंसानों को खा चुकी इस बाघिन को घेरने की कोशिश कर रहे सबसे आगे चल रहे बंदूकधारियों के पास भी गोलियों की बजाय ट्रैंक्विलाइजर डार्ट यानी बेहोशी के इंजेक्शन थे। हालांकि अब यह तय कर लिया गया था कि यदि शूट किए गए बेहोशी के इंजेक्शन का निशाना चूक गया और वो बाघिन बचकर भागती है तो बिना देरी किए उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही अनुभवी शूटरों को वो बाघिन नजर आई, ट्रैंक्विलाइजर गन से सटीक निशाना लगा दिया गया और बेहोशी का इंजेक्शन बाघिन की त्वचा में धंस गया। दर्द होने के कारण उस बाघिन ने इधर उधर दौड़ने एवं भागने की कोशिश की, पर शूटर जानते थे कि अब उस आदमखोर के सारे प्रयास बेकार हैं। अगली कुछ ही मिनटों में वो बेसुध होकर गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ भी। वो बाघिन शांति की नींद में सो गई, जिसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। दोस्तों, पकड़ी गई बाघिन को जब पिंजरे में जकड़कर ले जाया जा रहा था तब ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और गुस्से का मिला जुला भाव था। इस बाघिन को वहां से लखनऊ और बाद में कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया, जो उसके भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना था। जो बाघ एक बार इंसानों का मांस चख ले और आदमखोर बन जाए, उसे दोबारा किसी भी जंगल में छोड़ना और मौतों को बुलावा देना ही होता है। ऐसे में चिड़ियाघर ही इंसानों और बाघ की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। हालांकि बाघिन तो पकड़ ली गई, लेकिन पीलीभीत के गांवों में एक प्रश्न हमेशा के लिए खड़ा हो गया, जो था कि क्या खेतों में जाना सुरक्षित है। ये पूरी कहानी केवल एक जानवर के पागलपन की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन पर एक सवालिया निशान है। जब हम बाघों के घर यानी जंगलों को काटकर वहां अपने ठिकाने बनाएंगे तो बाघों के लिए जंगल और खेतों के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। इस पूरी त्रासदी ने हमें कड़वा सबक सिखाया है कि संरक्षण की सफलता केवल जानवरों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन जानवरों को रहने के लिए पर्याप्त जगह देने में भी है, जो हम नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम खींचकर जंगलों को बड़ा कर दे। यानी जैसे जैसे जंगलों में बाघों की संख्या और बढ़ेगी, वैसे वैसे जानवर हमारे घरों की तरफ दौड़ेंगे। आज दिल्ली जैसे महानगर से अक्सर तेंदुए देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के किसी इलाके से आपको बाघ देखे जाने की भी सूचना मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।